वाले केस को भी रोक दो, क्योंकि बाल्कन वाला समझ छोटा सा केस है बाल्कन का, आ सकता है, या फिर क्या होता है कि इससे रिलेटेड कभी ना कभी डाउट निकल गया। आप लोगों को मालूम है कि 1830 का वो टाइम था जब पूरे यूरोप के अंदर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द फ्रांस। कह सकते हैं फ्रांस, या फिर कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, या कह सकते हैं कि प्रिंटिंग कल्चर। और आपके हिस्ट्री के इस वाले पोर्शन में, इस वाली क्लास में ये तीनों ही बातें पैरेलल आपको कनेक्ट करनी है। अगर वो सेकंड वाला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको हटा के पहले रख देते हैं, और बाद में ये जो चैप्टर है ना नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके साथ में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके चैप्टर को समझा देना, तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी समझ में आता, प्रिंट कल्चर भी समझ में आता, और नेशनलिज्म में जितनी भी वॉर्स हुई, यूनिफिकेशन हुए, वो सब समझ में आते। कुछ नहीं करना था, या फिर एक बुक का नाम, पूरी हिस्ट्री का बुक का नाम रख देना था कि नेशनलिज्म इन यूरोप, बस। ये स्टोरी ऑफ यूरोप, ये स्ट्रगल ऑफ यूरोप, कोई भी एक कहानी, कोई भी एक नाम रख देते अपन बस, तो अपन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या हो रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, बैठे हैं, उसका अलग आंसर याद करो, उसका, अरे वो टाइम पीरियड में जाके देखो, आप तो वही टाइम पीरियड पढ़ रहे हो ना, मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी मतलब ये समय 1830 और 40 का, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट करना स्टार्ट हो गया था। कहां पर? अरे भैया ब्रिटेन में स्टार्ट हो गया था। ब्रिटेन में हुआ था, फ्रांस में भी गया। ब्रिटेन और फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो हुआ, तो वहां पर देखने को मिला कि पूरे ही, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में नेशनलिज्म वाले चैप्टर में क्या पढ़ा, फ्रांस इस समय पर क्या हो गया है, यूनिफाइड हो गया है। क्या हो गया है? यूनिफाइड हो गया है। ये एक नेशन स्टेट बन चुका है, एक राष्ट्र राज्य बन चुका है। उसको देखते हुए बाकी भी जो देश हैं वो भी बनने की रास्ते में जा चुके हैं, जैसे ब्रसेल्स, जैसे ग्रीस, जैसे पोलैंड, जैसे जर्मनी, जैसे इटली। और जितनी भी पावर बननी थी वो सारी पावर क्या हुई, बन गई। अब बचा क्या मैटर, अब यहाँ पर एक चीज समझ, इसको छोड़ो, इधर वाला पोर्शन आ जाएगा एशिया का, और ये पोर्शन है यूरोप का। यहाँ पे समझना, बाल्कन स्टेट समझ में आ जाएंगे, जो बाल्कन स्टेट्स है ना उसकी कहानी यहाँ पर समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हुआ क्या था, आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर एक खतरनाक बला है जिसका नाम है ब्रिटेन। और ये ब्रिटेन जो है ना, वो यूरोप के मेन लैंड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ब्रिटेन को ज्यादा नुकसान कभी हुआ नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ खतरनाक नुकसान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खतरनाक नुकसान हुआ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने क्या कर अपना अस्तित्व बनाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने अपना अस्तित्व सिर्फ बचाया। दोनों वॉर में जीता, लेकिन पहला वाला वॉर जो था ना उसके लिए ज्यादा फायदा मिल रहा। कौन सा वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। समझा? अब वर्ल्ड वॉर पे तो अपन बाद में आएंगे, अभी एकदम से आ जाएंगे 4-5 मिनट बाद वर्ल्ड वॉर पे, लेकिन 4-5 मिनट बाद अगर वर्ल्ड वॉर पे आना है तो चीजों को समझना तो पड़ेगा। अब देखो, आपको मालूम है कि ये कंट्रीज है, आपको मालूम है कि ये सारे कंट्रीज बन चुके हैं। ये नीचे जो निकला हुआ ये बता रहा था कल में, इटली। क्या है ये? इटली है। ये मेडिटेरियन सी है, कल बोल रहा था ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, बॉर्डर में बना दिया था, तो समुद्र बना दिया था एकदम। ये इटली है, यहाँ पर ये इटली है। कोई भी जहाज जब यहाँ से निकलता है ना तो इसको यहाँ से टैक्स देना ही पड़ेगा, या नहीं भी देना पड़ेगा। अगर उसके पास से निकला तो टैक्स देना ही है, और नहीं तो कोई भी इटली के पास से निकलता सोचता चलो इटली घूमते भी चलो, सीधी सी बात है। या इटली को एक जंक्शन टाइप बोल देते हैं कि ना इधर से निकलना है, उधर से आ रहे हैं, तो कहीं तो रेस्ट कर ले, यहाँ रेस्ट कर ले, घूमना भी हो जाएगा। समझा आपको? विराट कोहली और अनुष्का ने शादी कहाँ करी थी? इटली में तो करी थी। शादी करके आ गए यहाँ पर, बोले यहाँ पे शादी करके आए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम तुम्हारी शादी को वैध मानेंगे, लीगल मानेंगे। अब तुम डॉक्यूमेंट वहाँ के ला के दिखा रहे हो, तुम सिटीजन इंडिया के हो, तो उनको फिर यहाँ पे भी शादी करनी पड़ी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा। तो कितने ही उन्होंने फोटो सेशन कर लिया, हंसते आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, हंसते फोटो है ना, जो भी हाँ मतलब जो भी सिस्टम रहता है, समझा आपको? तो उनको यहाँ के वापस शादी करनी पड़ी, समझा? तो इसलिए फिर कोई भी चाहता है ना तो पहले यहाँ शादी कर लो, फिर वहाँ रिसेप्शन कर लो, यहाँ पे वहाँ पे छोटा मोटा एकदम सेरेमनी टाइप कुछ कर लो, ठीक है ना? उसके बाद में आप देखो, ये तो था कहानी। क्या अगर मैं बोलूँ ये पूरा यूरोप है, ये मैं बोलूँ यूरोप है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है, और मैं बोलूंगा ये यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है। अब मैं बोलूं
कि भाई बताओ, आंसर में भी लिखना है कि यूरोप का कौन सा पार्ट ज्यादा डेवलप, वेस्टर्न पार्ट ज्यादा डेवलप। कौन सा पार्ट ज्यादा डेवलप, वेस्टर्न, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां से जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन यहां से जा रहा है, नेशनलिज्म यहां से जा रहा है, प्रिंटिंग कल्चर यहां से जा रहा है, समझा, रेलवे यहां से ट्रांसफर हो रही है, सब कुछ यहां पर इन्वेंट हो रहा है। तो पहले कौन सा डेवलप, तो दुनिया में सबसे पहले कॉन्टिनेंट डेवलप करा कौन सा, यूरोप। और यूरोप में भी कौन सा पोर्शन, वेस्टर्न पोर्शन, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न यूरोप। तो पूरी दुनिया में अगर बोलूं सबसे ज्यादा कौन सा एरिया डेवलप, तो वेस्टर्न यूरोप डेवलप। ये पूरा वेस्टर्न यूरोप डेवलप कर गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल। स्पेन पुर्तगाल तो करने तो दुनिया में सबसे पहले यही जा रहे थे, एक जगह दूसरी जगह, इधर जा रहे उधर जा रहे, समझे आपको। तो इधर डेवलप कर। अब दिक्कत क्या है, यहाँ से कहानी बच्चों को पता नहीं क्यों समझ में आती है, सिर्फ 2-3 लाइन समझना, 2-3 लाइन समझना, फिर बालकन को अपने आप समझ जाओगे। यहाँ पर बड़े कंट्री है और यहाँ पर ये बड़े कंट्री अपनी बॉर्डर डिसाइड करने के लिए लड़े हैं। क्या हुए हैं, लड़ाई करी इन्होंने, नेशनलिज्म आया इनके यहाँ पर, लड़ाई करी इन्होंने, लड़ाई करी है। तो जो ये मैसेज है ना, ये मैसेज पूरे दुनिया में जा रहा है, तो पूरे यूरोप में नहीं जाएगा, पूरे यूरोप में भी तो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो छोटे छोटे कंट्री हैं, यहाँ पर भी तो छोटे छोटे स्टेट हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, लिथुआनिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये क्या है, छोटे छोटे स्टेट हैं। ये बोल रहे हम, देखो छोटे स्टेट का अस्तित्व हमेशा कभी नहीं रहेगा। दुनिया में सिर्फ 2 से 3 ताकतें जो आने वाले समय पर राज करेंगी, जिसमें से एक ताकत अभी राज कर रही है वो है अमेरिका। चीन की कोई पावर नहीं है और चीन आने वाले समय पर बर्बाद देश है, क्योंकि वहां पर लोगों का शोषण किया जाता है। और जिस देश में लोगों को फ्रीडम नहीं है और राइट टू फ्रीडम या राइट टू प्रेस, वहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर वहां पर प्रेस फ्रीडम नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है प्रेस को, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस देश के पास ग्रो करने का अच्छा ऑप्शन था। चाइना फर्स्ट सेकंड नंबर पे है, लेकिन वहां पर लोग खुश नहीं है। ऐसा आने वाले समय पर होगा कि लोग अपने सरकार या अपने तानाशाह या अपने राजा के खिलाफ या अपने राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह करेंगे, ये देखने को मिलेगा दुनिया में। तो भारत चीन से क्यों नहीं लड़ता कभी, अपने को लड़ने की जरूरत है, चीन से नहीं लड़ना अपने को, चीन खुद बर्बाद होगा। अपनी लड़ाई असल में देखी जाए ना, तो सिर्फ एक देश है उससे, वो है अमेरिका। अपन पाकिस्तान से वोट 2 गाली पाकिस्तान को देते हैं, 2 चाइना को देते हैं, ना 2 गाली चाइना को देगी ना 2 गाली पाकिस्तान को देगी, सिर्फ अपन को अमेरिका के लिए कुछ ना कुछ काउंटर करना है। क्योंकि अमेरिका के पास रिसोर्सेज भी है, डेमोक्रेसी भी है, पॉपुलेशन भी है और पैसा भी है। इंडिया के पास में सुनना, रिसोर्सेज भी है, डेमोक्रेसी भी है और इकोनॉमी भी है, लेकिन दिक्कत क्या है, पैसा भी है। दिक्कत क्या है, अपनी इकोनॉमी डाउन है, अपने रिसोर्सेज कम है, अपने डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी है, इसलिए डेवलपमेंट धीरे होता है। ये अपन ने पॉलिटिकल पार्टीज या अपन ने डेमोक्रेसी वाले फंडामेंटल्स में पढ़ा है कि इंडिया में डेवलपमेंट धीरे क्यों होता है, समझे आपको। वो 2 पार्टी और मल्टी पार्टी में भी आपको समझ में आया। अब देखना, तो अगर ये देश डेवलप कर रहे हैं तो ये भी तो डेवलप करना चाहेंगे, यहाँ पर भी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, यहाँ पर भी तो रिसोर्सेज होंगे, यहाँ पर भी तो पॉपुलेशन होगी, यहाँ पर भी तो नेशनलिज्म के लिए बोला जाएगा कि हमारा भी एक राष्ट्र बनाओ। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, आपस में धीरे धीरे लड़ाई शुरू करेंगे। और ये आपस में, अच्छा ये जो छोटे 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 स्टेट हैं जिनकी खुद, इसको बोलते हैं कल्चरल वेरिएशन वाला एरिया था। कौन सा, कल्चरल वेरिएशन वाला एरिया, या मैं बोल दूंगा कि एथनिक डाइवर्सिटी यहाँ पर थी। क्या थी यहाँ पर, एथनिक डाइवर्सिटी। यहाँ इस्लाम धर्म के लोग भी हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ पे हिंदी बोलने सॉरी उर्दू बोलने वाले लोग भी हैं, अरबी बोलने वाले लोग भी हैं और यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग भी हैं। दूसरी भाषा जो वहाँ पे कॉमन जो लैंग्वेज है, यहाँ पे जो स्टेट की लैंग्वेज होती है, रोमानियन लैंग्वेज होती है, रोमानियन लैंग्वेज होगी, ठीक है, बुल्गारियन जो लैंग्वेज होगी, ठीक है ना, तो वो अर्मेनियन लैंग्वेज होगी, तो वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी है। तो वहाँ पर डाइवर्सिटी है, और जहाँ पर डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर क्या मांगे जाएंगे, अधिकार मांगे जाएंगे। क्या मांगे जाएंगे, अधिकार मांगे जाएंगे। तो अब 3 पॉइंट बालकंस में याद रखना। पहला पॉइंट तो क्या कि ये ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। दूसरा पॉइंट क्या कि भैया ये एज कंपेयर टू वेस्टर्न यूरोप, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, इनके कंपैरिजन में ये कम डेवलप है। तीसरा पॉइंट क्या भैया, यहाँ पर एथनिक कल्चर ज्यादा है, यहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। इनके मुकाबले इनके पास में डाइवर्सिटी ज्यादा है, और जहाँ डाइवर्सिटी ज्यादा होगी वहां पर शोषण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझे आपको कि भैया इधर उर्दू बोलने वाले इधर हिंदी बोलने वाले, तो हिंदी बोलने वाला हो सकता है उर्दू वाले करें एक्सप्लॉइटेशन,
या हो सकता है उर्दू वाले किसका एक्सप्लेनेशन करें, हिंदी बोलने वालों का एक्सप्लेनेशन करें। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 पॉइंट समझ में आ गए, ये वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, ये ज्यादा डेवलप, ये कम डेवलप। तीसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे कम डाइवर्सिटी, यहाँ पर ज्यादा डाइवर्सिटी। चौथा पॉइंट क्या था कि अब जब फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली ये सब यूनिफाइड हो गए तो इनको तलाश थी नए एरिया की, क्योंकि ये आपस में तो बोल चुके, अब तो लड़ाइयां लड़ के आपस में क्या हो गया, डिसाइड कर ली, जर्मनी लड़ाई लड़ ली, डिसाइड हो गया कि जर्मनी का एरिया। बात करता हूं, अब जर्मनी किससे लड़ेगा, अब फ्रांस किससे लड़ेगा, अब डेनमार्क किससे लड़ेगा, और समय के साथ में रिसोर्सेज की मांग तो बढ़ती जा रही है, तो ये बच्चे कुछ एरिया में जाएंगे, डोमिनेंसी दिखाएंगे, और इधर से एक जना है वो भी कम नहीं पड़ेगा, वो है रशिया। रशिया भी इनमें डोमिनेंसी दिखाएगा और ये भी इनमें डोमिनेंसी दिखाएगा। समझे आपको? तो इनको पाने के लिए आपस में छोटी छोटी वॉर्स हुई। समझे आपको? इन्हीं को बोलते हैं अपन, जो ये छोटे छोटे स्टेट्स थे इनको बोलते हैं स्लाव्स। क्या बोलते हैं? स्लाव्स। इनका नाम क्या है? स्लाव्स। जो भी है ना, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, अजरबैजान, आर्मेनिया, इनको स्लाव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाव्स बोलते हैं। बस नाम रखा है स्लाव्स, स्लेव नहीं, स्लाव्स नाम रखा है। छोटा स्टेट जहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी हो। इसका मतलब क्या होता है? एक छोटा स्टेट जहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी हो। भाई लड़ाई किस चीज की थी? अब इनको पाना चाहते थे ये लोग, क्योंकि इनके पास में रिसोर्सेज अब खत्म हो रहे थे तो ये इनका रिसोर्सेज लेना चाहते थे। सीधी सी बात है। इसीलिए इनके बीच में आपस में लड़ाई छिड़ी, और इनके बीच में आपस में लड़ाई छिड़ती रही, छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहे। और आप बात मानो कि जितनी तेजी से यूरोप डेवलप किया, जितनी तेजी से यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जितनी तेजी से यूरोप के अंदर प्रिंट कल्चर आया, उतनी ही तेजी से ये लोग आपस में इतना लड़ मरे कि ये कॉज बन गया एक बहुत बड़े इवेंट का, जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रिया के किसी मिनिस्टर को मार दिया था इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर शुरू हुआ ना तो उसके पीछे कारण बहुत थे। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, लोगों के बीच में, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बीच में लड़ाइयाँ होना, बाल्कन्स को पाने की कोशिश, बाल्कन स्टेट्स को पाने की कोशिश, ठीक है ना, वहां पर डाइवर्सिटी होने की वजह से डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश। तो ये सारे कारण इकट्ठा होकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट निकले। क्या रिजल्ट निकला इनका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला कि जो स्टेट फ्रांस ब्रिटेन इनमें जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाए, या इनके साथ में हेल्प करना चाहता है तो इनकी हेल्प करे, क्योंकि ये पावरफुल है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये रिजल्ट निकला। लेकिन जर्मनी हार गया, और जर्मनी के हारने की वजह से कौन सा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू। ये कहानी है बाल्कन्स की। ये पूरा